नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। मैं हूं पुलकित। वार्तालाप में हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं राजनीति की उस शख्सियत से जिन्होंने पंजाब की राजनीति में, या यूं कहें पंजाब भाजपा में, काफ़ी अच्छी पैठ बना ली है। जब भाजपा का बुरा टाइम पंजाब में चल रहा था, सभी जो अच्छे नेता तो निकल गए, लेकिन जो भाजपा का हाथ पकड़े थामे रहे वो नेता है हमारे साथ जुड़े हुए श्री गरेवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत गरेवाल जी, आपको हम बधाई भी देना चाहते हैं क्योंकि राजपुरा विधानसभा से आपको अभी टिकट भी मिली है। यानी भाजपा इतनी ज्यादा आपके ऊपर भरोसेमंद है, इतनी आपके ऊपर बेफिक्र है कि आपको अभी से ही टिकट दे दी। नहीं, मुझे तो पिछली बार भी भाजपा ने वहीं से लड़ाया था, वही उसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ा था, राजपुरा विधानसभा से। तो पार्टी में काम करते करते आपका स्थान बन जाता है। तो ये सभी पार्टियों में ऐसा होता है, एक व्यवस्था है। तो बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है जो इसके कैडर में काम करता है। तो खास परिवारों की पार्टी नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी, देश में भी ऐसा रिवाज है कि पारिवारिक दल हो गए हैं। तो जो जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया जिसको बने हुए, और पूरी सदी निकल गई, शताब्दी निकल गई। तो ये धीरे धीरे एक पारिवारिक दल बन गया और उससे बाहर नहीं जा पाया। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल धीरे धीरे एक संघर्षों से निकला हुआ संगठन था, तो धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ था, और उसके बाद ये भी एक पारिवारिक दल बन गया। और जब ये अब कांग्रेस जो है पंजाब में भी एक पारिवारिक दल बन गया, क्योंकि 27 परिवार हैं, जो चाहे विधायक 90 बना दो, 100 बना दो, उसके बावजूद भी वो 27 परिवार ही हैं, उन्हीं में से मुख्य मिनिस्टर, उनसे मिनिस्टर निकलता है। तो ये जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये फिर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, ना कि स्टेट का लिए कुछ करते हैं, ना स्टेट का विकास डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते, और ना ही ये स्टेट की एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है, तो वेलफेयर के लिए काम करती है। वेलफेयर से सबसे बड़ा पॉइंट याद आया, अब पंजाब में भाजपा तो इंडिपेंडेंट हो गई है, भाजपा अपने बलबूते पे लड़ रही है। तो अकालियों के अलग होने के बाद, अभी हालांकि आप भी उनके साथ गठबंधन में रहे, चाहे वो पारिवारिक दल था, उसके बाद और साथ में अभी जो किसानी संघर्ष हुआ, हवा में ये बातें भी उड़ रही हैं, या हम देख भी रहे हैं कि भाजपा को हर जगह प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें किसानों को रिझाने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब भाजपा का जो रोल था केंद्र के साथ समन्वय करने का, किसानों को और जो केंद्र को आपस में जोड़ने का, कहीं ना कहीं वो ढीला दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, एक तो विरोध से ही विकास होता है। जो किसी का विरोध नहीं होगा तो उसको और आगे बढ़ भी नहीं सकता, डेवलप नहीं कर सकता, और अपनी कमियों को भी दूर नहीं कर सकता। मगर विरोध जो है वो सैद्धांतिक होना चाहिए, विचारधारा का होना चाहिए। हमारा यहाँ विचारधारक विरोध भी है, क्योंकि यहाँ पंजाब में कुछ किसान संगठनों में माओवादी, नक्सलाइट्स, कम्युनिस्ट और अलग अलग विचारधारा के और उग्र विचारधारा के भी लोग हैं। तो वो हमारा ये एक्चुअली किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान जथेबंदियों का आंदोलन है। ये हमारा विचारधारक विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध ऐसा नहीं है कि किसान की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अगर किसान के फायदे के लिए विरोध कर रहे होते तो आप देखो, हरियाणा में एक सीट है एलनाबाद, उसकी अभी बाई इलेक्शन हुई, वहाँ से अभय सिंह चौटाला जो है वो रिजाइन कर गए थे किसानों के मुद्दे पे। तो वहाँ चुनाव हुआ, तो वहाँ हमें पहले 44,000 समथिंग वोट मिले थे, 100। तो अब जो है हमें मिले 59,000 वोट उसी सीट से बाई इलेक्शन में। उसने रिजाइन कर दिया था, और हम पहले हारे थे 11,900 वोट पे, अभी आ रहे हैं 6,700 वोट से। ठीक है, तो हमारा
डिफरेंस कम हो गया ना, तो हमें वोट ज़्यादा मिले। इसका मतलब कि जो किसान फार्मर्स की सीट है उस पे भी फार्मर्स हमारा साथ है। वो तो चलो हरियाणा की बात होगी, लेकिन पंजाब में जहाँ कहते हैं कि किसान आंदोलन का दिया जहाँ से जला वो पंजाब माना जाता है। दिए से मशाल बनने की दौड़ में हेडक्वार्टर तो वो पंजाब ही रहा है ना उस चीज का। तो पंजाब के किसानों को रिझाने में भाजपा क्या रोल अदा करे? ऐसा है, हम रिझाने का काम नहीं करते किसी को, डेमोक्रेसी है। हम बात करते हैं किसान हित की। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री किसान हित में, हमने कानून किसान के हित में बनाए हैं। और देश में 24 करोड़ किसान खेती पे आधारित है। जो मूंगफली की रेहड़ी लगाता है, जो सब्जी की रेहड़ी लगाता है, वो भी खेती से जुड़ा हुआ है। और वो 24 करोड़ लोग हैं, अगर वो हमें वोट नहीं डालते तो मोदी जी की सरकार कैसे बनती? तो वो हमारे पक्ष के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो लोग इन कानूनों को चाहते हैं। इन्होंने, ये मैं मानता हूँ कि इन जथेबंदियों ने 3-4 लाख किसान जोड़ लिए। वही किसान, वो जेन्युइन किसान हैं जो जुड़े, वो किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। वो असली किसान हैं और वो सड़क पे बैठे हुए हैं। उनको बता दिया कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और ये अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी। वो तो जब ज़मीन की बात आती है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, किसान हूँ, जब ज़मीन की बात आती है कि आपसे छीन ली जाएगी तो आदमी मरने मारने पे हो जाता है। ये बात है असल में। तो ना किसी ने ज़मीन छीनी है ना छीननी है। उनको गलत समझा के ले गए, वो मरने मारने पे होके गया हुआ है। जथेबंदियों के जो हित हैं वो सियासत से प्रेरित है, किसान हितों से प्रेरित नहीं है। फिर भी इनको कहा कि भाई ये किसान जो सड़कों पर बैठा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकी तर्कसंगत जितनी भी बातें हैं हम मानने को तैयार हैं। तो ये वो बातें मनवाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस आंदोलन को 2024 तक लेके जाना चाह रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, ये प्रधानमंत्री और सरकार का चेहरा खराब करने के लिए आए हैं। ये है असल में इनकी बात। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से ग्रेवाल साहब से निकल के आ रही है कि वैचारिक मतभेद बेशक हो सकते हैं, लेकिन भाजपा किसानों के हित के लिए खड़ी हुई है और भाजपा की किसी से भी लड़ाई नहीं है। ये जो जितना भी शरारती तत्वों के द्वारा जो भी शरारत की जा रही है, किसान जत्थेबंदियों के द्वारा वैचारिक मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। हालांकि किसान भाजपा अभी भी मानती है कि वो किसानों के साथ तत्पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ग्रेवाल साहब, इस बार जो क्या कहते हैं, अभी मुख्यमंत्री पंजाब के नए श्रीमान चन्नी साहब बने हैं, उन्होंने आते ही वायदों की झड़ी लगा दी। जो वायदे बाकी सरकारें सोचती रहती थी, उन्होंने दलित मुख्यमंत्री ले आए और साथ में जो मुफ्त बिजली का वादा था, मुफ्त बिजली कर दी। अभी हाल ही में बात हुई थी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी बिजली के दाम काफी कम कर दिए हैं। और जैसे केंद्र ने पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट कम किए, साथ ही उन्होंने भी कर दिए। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव होकर कांग्रेस भी चल रही है इस टाइम पे। देखो, मैं एक चीज के तो पक्ष में नहीं हूँ। जो वोट लेने के लिए ये जो फ्री वाला काम चलाया हुआ है ना, ये जनता को गुमराह करते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार ज्यादा देर ये सिस्टम नहीं चला सकती। तो यूपी में भी तो फ्री हो रहा है। यूपी में उतना ही कर रहे हैं जितनी जरूरत है, जो चला सकते हैं। यहाँ तो बिना सोचे समझे कर रहे हैं। पंजाब की आर्थिकता जो है, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कांग्रेस का ही है, वो कहता है हमारे खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है। इनके पास कहाँ से आ रहा है जी? ठीक है, अच्छा, फिर ये जो संवैधानिक तरीके से कर भी नहीं सकते, विधानसभा का सेशन बुला लेते हैं। कितना जनता से फ्रॉड कर रहे हैं। कह रहे हैं जी हम कानून रद्द कर देंगे, केंद्र के कानून ये रद्द कर नहीं सकते। बीएसएफ जो है, इसको हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे। बीएसएफ जो है, ये 1968 का कानून है जो केंद्र का है, वो बना हुआ है। उसके तहत बीएसएफ का एरिया बढ़ाया और कम किया जाता है। ये केंद्र के पास उससे समर्था मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है उस कानून के तहत, तो कानूनन काम किया गया है। तो ये गैर कानूनी काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए। ये नहीं करना चाहिए। गैर संवैधानिक बातें ठीक नहीं रहती। और इसमें जो अब इनका आपसी क्लेश इतना है, ये तो कुर्सी का झगड़ा है इनका पंजाब में। तो ये सत्ता पाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, वो कह रहा है मेरी कमीज सफेद, वो कह रहा है मेरी कमीज सफेद। अब किसकी है वो तो जनता देखेगी, बताएगी। अब कमीज सफेद की बात आ गई, लेकिन उसी कमीज सफेदी की बात जो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहीं से निकल के अपनी नई पार्टी बनाकर आए। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे, बस अब किसानों वाले मुद्दे पे थोड़ी सी अड़चन है, बाकी खुल के आपका साथ दे रहे हैं। और आप भी
सभी भाजपा के जितने भी नेता हैं उन्होंने भी खुल के बोल दिया है कि कैप्टन एक उद्यमी है, एक अच्छे नेता है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, 4.5 साल हमने विरोध किया और बाद में उन्हीं के साथ सांठगांठ। ये आपको किसी ने गलत बता दिया है। कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जी। 7 घंटे से ज़्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें रहे जी। और मेरे को भी उसमें रहने का मौका मिला, बीइंग अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जी। तो मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री और सारी लीडरशिप ने कहा कि भी 117 सीट आपको लड़नी है जी विधानसभा की, और हम भी लड़ना चाह रहे हैं, पंजाब बीजेपी जी। तो उसमें समझौते की तो कहीं कोई बात नहीं आई। अच्छा। और कहीं कभी कैप्टन साहब ने ये कहा नहीं है कि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो वो बयानबाजी उनके बयानों तक है, वो संपर्क में कोई संपर्क नहीं उन्होंने किया। अच्छा, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उसमें कहाँ बात आ गई कि हम उनके साथ मिलके लड़ रहे हैं, हम तो अकेले तैयारी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट। हालांकि बातों से तो लगता है बड़ी तारीफें हो रही थी। नहीं, तारीफ तो मैं भी करता हूँ उनकी जी। किस बात की तारीफ करते हैं? जैसे जब वो एक सैनिक भी हैं जी। जब वो सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि जलियांवाला बाग जो है इसमें जो रेनोवेशन हुई है वो प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने हमारे जो शहीद हैं और जो आज़ादी के संघर्ष करने वाले लोग थे उनका अपमान हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एकदम कहा बात को काट के कि कोई अपमान नहीं हुआ, प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने अच्छा काम किया, रेनोवेशन होनी चाहिए थी, ये शहीदों का सम्मान है। अभी सर आपने आप देखो उसके बाद वो उनकी विचारधारा जो है राष्ट्रीयता की विचारधारा, नेशनलिस्ट हैं। हमारे भी लाखों कार्यकर्ता उसी नेशनलिस्ट विचारधारा को समर्पित हैं, तो हमें एक दूसरे के नजदीक तो हुए ना जी। उस चीज की तो हमें जो जिस विचारधारा को हम लेके चल रहे हैं हमें कहना पड़ेगा कैप्टन साहब ठीक कह रहे हैं जी। तो हर चीज को तो जो कोई सही कहता है उसको गलत कैसे कह दें जी। वो बात नहीं है। उन्होंने उनकी भी वो सरकार में सीएम रहे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कोई भी वादा किसी ने पूरा नहीं किया जी। गुरु की बेअदबियों का इंसाफ देना था वो नहीं वो दे पाए, और भी जितने वादे करके सरकार सत्ता में आई थी उस टाइम वो नहीं कर पाए, और आज की सरकार भी नहीं कर पा रही। सरकार तो कांग्रेस की है तो हम तो कांग्रेस के खिलाफ ही कहेंगे ना, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसी की बात करनी पड़ेगी, उसी सरकार की करनी पड़ेगी, तो वो बात करें। तो सर जैसे अभी 50 किलोमीटर का बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया, अभी आपने भी बात की, तो जो ड्रग्स की तस्करी है वो बेशक अभी फिर भी सरकार, पंजाब सरकार अभी बोल रही है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे से हैंडल हो रहा है पंजाब में, फिर भी ड्रग्स की तस्करी बढ़ रही है। ना ये पिछली सरकारों में हुआ, चाहे आप अकाली दल के साथ थे, ना अभी कोई सुधार हुआ, जितने मर्जी वायदे हुए। अब जो नेक्स्ट सेशन 2024 से शुरू होगा, एक नए खिलाड़ी आएंगे, अगर भाजपा चुन के आती है तो नशे के ऊपर क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी? मैं आपको बताता हूँ ये बीएसएफ का विरोध क्यों हो रहा है। अभी इससे पहले गुजरात में 80 किलोमीटर का दायरा है बीएसएफ का, अब 50 किया है, और राजस्थान में इससे पहले ही 50 किलोमीटर का दायरा है। उसमें क्या है कि बीएसएफ मुकदमा दर्ज करवा सकती है, मगर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बीएसएफ रेड कर सकती है, बीएसएफ सर्च करने के बाद नशे और हथियार उसको पकड़ सकती है, और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बाद में लोकल पुलिस ही उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन करती है और चालान पेश करती है, उसमें बीएसएफ सहयोग करती है। तो गुजरात में रात के 12 बजे भी एक महिला ज्वेलरी पहन के सेफ जा सकती है आज भी, जहां 80 किलोमीटर का दायरा है, और राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, तो पंजाब में क्यों नहीं है जी? ठीक है। और अब दायरा जो है सभी जगह 50 किलोमीटर का कर दिया। पंजाब में क्या है कि मैंने पहले कहा परिवारों का राज है, इन परिवारों का अपने हित साधने के लिए एक दूसरे से समझौता होता है। तो ये ड्रग्स की तस्करी में और माइनिंग माफिया में, लैंड माफिया, सैंड माफिया, जितना भी माफिया है, और केवल माफिया और भी बहुत कुछ चलता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री रंधावा जी तो कह रहे हैं कि पंजाब को दूसरा कश्मीर बनाने की कवायद चल रही है।
रंधावा जी खुद इन बॉर्डर एरिया से आते हैं जी। ये तस्कर मेरा है, इसको छोड़ दो, ये तस्कर उसका है, इसको पकड़ो, अंदर करो। इस काम में सभी लोग हैं, ये शमूलियत है, अकाली दल भी है। ये मिलजुल के ही बीएसएफ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ पंजाब पुलिस का तो इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। वो तो पूरी तरह सियासत के हिसाब से काम करती है, मगर बीएसएफ का कर नहीं सकते। तो बीएसएफ को ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। तो वो स्मगलिंग बंद होगी, उस पर मुकदमे दर्ज होंगे, उन पे रेड होगी, उनको पकड़ा जाएगा। ये चाहते नहीं, इसलिए ये इसका विरोध करने लगे हुए हैं जी। लेकिन भाजपा की जो टीम है, अभी अनिल जोशी भी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं, जो पहले भी मजीठिया जी के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। बेशक वो आरोप बाद में कोर्ट की जांच में निराधार निकले, वो अलग बात है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो भाजपा का पंजाब है उसमें जो उनकी कैप्टनसी है, जो अश्विनी शर्मा जी के अंडर चल रही है, वो कुछ सही नहीं चल रही। अनिल जोशी जी जा रहे हैं, जो कई नेताओं, जो भाजपा के काफी पुराने नेता हैं, लुधियाना से काफी नेता जुड़े हुए थे जमीन से, थोड़े से रुष्ट चल रहे हैं। तो रुष्ट और जो विचारधारा से जुड़ा होगा, जो कैडर का व्यक्ति होगा, कार्यकर्ता होगा, वो कभी रुष्ट भी होगा तो वो पार्टी नहीं छोड़ेगा। और बहुत से बड़े बड़े लीडर, एग्जाम्पल है बीजेपी की, कि अगर कल्याण सिंह जी गए, उमाश्री भारती गई, बाकी लोग गए, उन सबको आना पड़ा आकर, उनका कहीं और मन नहीं लगा। जो विचारधारा से जुड़े होते हैं वो नहीं रह सकते। ये अनिल जोशी हैं जो विचारधारक व्यक्ति नहीं है, वो स्वार्थ से राजनीति कर रहे थे और उनके आते ही स्वार्थ पूरे हो गए, बहुत कुछ मिला तो वो चले गए। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, उनका कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम जब 2 थे तब भी इसमें थे, 200 हुए तब भी इसमें हैं, 400 हो गए तब भी इसमें हैं, कहीं फिर कम हो जाएंगे तो फिर इसमें रहेंगे। तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पंजाब में भी हम मजबूत होकर निकलेंगे, हरियाणा में भी पहले ऐसे ही होते थे हम जी। तो इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। भाजपा का विचार रहना, भाजपा का पंजाब में मजबूत रहना, पंजाब को देश की मुख्य धारा से जोड़ के रखने के लिए ज़रूरी है। इसलिए है, ना कि इसलिए कि हम सत्ता में आएँ और 2-4 वजीर बना के और उनके घर सुधार के चले जाएं। करप्शन के लिए नहीं हम आते। तो इसलिए अगर पंजाब को करप्शन मुक्त, पंजाब को ड्रग मुक्त, पंजाब को माइनिंग माफिया से मुक्त, पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसको लेके हम चलते हैं। कानून व्यवस्था तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो पंजाब की आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। ये तो क्या कहते हैं, भारत की रिकवरी तो हो गई, भारत की जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन स्टेट जीडीपी की बात करते हैं। 1980 जब आतंकवाद का दौर था तब भी पंजाब टॉप 5 में गिना जाता था आर्थिक जो स्थिति थी, लेकिन आज सब कुछ समृद्ध है, देश आगे बढ़ रहा है, तो पंजाब नीचे क्यों? ये परिवारों के राज की वजह से। राजा व्यापारी हो गया, जनता भिखारी हो गई। और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो क्या पंजाब का, हम देख सकते हैं कि पंजाब का ग्रीन लाइट में विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और होगा ही तभी। और जितने ये कह रहे हैं ग्रुप की बेअदबियों का इंसाफ नहीं मिला, वो भी भाजपा ही देगी, और बाकी भी जो इंसाफ मिल रहे हैं वो भाजपा ने देने हैं, वो दूसरा कोई नहीं देगा। दूसरे तो बातें करते हैं, राजनीति करते हैं उस पर, और करके चले जाते हैं, चुनाव में वोट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर पूछते नहीं जनता को। ये साहब, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पंजाब में, कट्टरवाद दोबारा पनप रहा है, आपसी भाईचारे में दोबारा से वो फर्क डाले जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो धर्म का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो किसानों की आड़ में किसानों को बदनाम करने की वजह से किया जा रहा है। क्या पंजाब में भाजपा ये सुनिश्चित कर पाएगी, ये जो आपसी सांझ है, आपसी भाईचारा है, ये नहीं टूटेगा? क्योंकि अभी भी इसके ऊपर सोशल मीडिया पर आए दिन नेगेटिव कमेंट्स आते ही रहते हैं, नेगेटिव वीडियोस, वो नकारात्मक विचार जो फैलाने वाले हैं, जो आपसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करते हैं, वो बार बार हमारी नजरों में आते हैं। देखो, मैं ये इसी वजह से बहुत से लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। इसमें क्या है कि पहले जो यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट भी आई थी, वो माओ जे तुंग, चारू मजूमदार और नागी रेड्डी
और इस तरह के लोग उनके लीडर थे जी। ठीक है। और उसके बाद अब उनको समझ आ गया माओवादी और नक्सलाइट्स को, उन्होंने धर्म को साथ में जोड़ लिया। अगर यहाँ पे आतंकवाद आया तो उन्होंने सिर्फ धर्म पे आधारित थे। अब इनका रलगट हो गया, आपस में मिलाप हो गया। इन्होंने सोचा कि ये दोनों को इकट्ठे कर लेंगे, तो वो गुरु नानक देव की विचारधारा को भी उससे जोड़ते हैं अपनी विचारधारा से। अब इस तरह का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। ये एक डेंजरस ट्रेंड है। हालांकि इनका मेल कुछ नहीं है, आग और पानी जैसा है जी। धर्म बहुत पवित्र है और ये जो है ये तो एक कम्युनिज्म जो है वो तो एक तरह की गुंडागर्दी है, सीधी सीधी माओवाद तो यही है। तो इनका कोई मेल नहीं है आपस में। आतंकवाद का भी धर्म से कोई मेल नहीं है, मगर अब इन्होंने अपने हित के साधने के लिए ये बना लिया। और जैसे कश्मीर से इन्होंने 100% उस वैली को इस्लामिक बना लिया, तो अब कोई फौज कोई पुलिस उसमें शांति करने में समर्थ नहीं है। तो बहुत कोशिश करनी पड़ रही है और इतनी मजबूत सरकार देश में होते हुए भी बहुत कोशिश एफर्ट्स लग रही है। पंजाब में इसलिए शांति आ गई, कोई फौज या पुलिस या आर्मी कोई नहीं लेके आया, उनको सहयोग मिला यहाँ की जनता से। यहाँ 100% जो है डेमोग्राफी चेंज नहीं कर पाई है। और हिंदू और सिख कम्युनिटी जो है इनका आपस में बहुत मेल है, आपसी प्यार रहा, भाईचारक साझ रही, उसकी वजह से ये तोड़ नहीं पाए। इस बार इनकी यही है कि ये जो माओवादी और ये आ गए हैं सब, इनको है कि इसको हिंदुओं का यहाँ से पलायन करवाएं। इनकी अगली स्टेज ये है। वो ये करवा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें जब तक भाजपा बैठी है तो तब तक नहीं करवा सकते। देशभक्त संगठनों से ये लोहा लेना पड़ेगा इनको पहले, इसीलिए ये हम लोगों पे हमले करते हैं और कोई बात नहीं। देशभक्त संगठनों की बात आई तो ये भी माना जाता है कि भाजपा का जो हर एक नेता की तरक्की का रास्ता संघ के द्वार से निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि संघ के 80% स्वयंसेवक संघ के ही इसमें स्वयंसेवक होते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं अपना काम करते हैं, उनका संघ से कुछ लेना देना नहीं होता। मगर संघ क्या है कि व्यक्ति निर्माण का काम करता है, संघ चरित्र निर्माण का काम करता है। संघ एक सामाजिक संस्था है, उसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब ये कोई राजनीति में आ जाता है तो उसका संघ से कोई लेना देना नहीं करता। तो इसलिए उनको लगता है कि भी ये संघ के स्वयंसेवक हैं, ये संघ की बात कोई सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी स्वतंत्र काम करती है मगर देश हित में करती है, राष्ट्र हित में करती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा को समर्पित है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। अब ग्रेवाल साहब, हम ज्यादा वक्त न लेते हुए राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में आके खत्म करते हैं। राजपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप निर्वाचित किए गए हैं भाजपा के द्वारा एक उम्मीदवार के तौर पर। वहां पर एक क्षेत्र का नाम है बनूड़, जिसका हमेशा बटाधार रहा। राजपुरे की बात होती है तो सिर्फ राजपुरा इलाके की बात होती है, उसकी तरक्की की बात होती है। बनूड़ हमेशा ही उससे पिछड़ा हुआ रहता है। 2019 में कैप्टन साहब ने वादा किया था कि इंडस्ट्रियल प्लान लेकर आएंगे बनूड़ के लिए। ना तो वो प्लान का पी यहाँ पहुंचा, ना डेवलपमेंट का डी यहाँ पर पहुंच रहा है। तो क्या भाजपा, अगर आप चुनकर आते हैं राजपुरा से, बनूड़ के लिए कोई अलग मास्टर प्लान बनेगा? क्योंकि बनूड़ में एजुकेशनल हब जितने थे, चितकारा यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी खाली हो रहे हैं, बच्चों का बाहर को पलायन हो रहा है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बनूड़ आगे था, शिक्षा की एक क्या कहते हैं कि अच्छी हब बना हुआ था। और दूसरी ओर जितनी भी यहाँ पर पहले से थोड़ी बहुत फैक्ट्री चल भी रही थी, चाहे लीकर फैक्ट्री थी, चाहे सूर्या फार्मास्यूटिकल कंपनी फैक्ट्री थी, उनका भी बहुत ज्यादा जो सरकारी दबाव आप बोल सकते हैं या क्षेत्र की बिल्कुल भी टेक केयर ना करने के कारण बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ वर्ग बनता जा रहा है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र बनता जा रहा है। क्या आपके आने के बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि बनूड़ का भी इक्विवेलेंट, एक बराबरी का संतुलित विकास हो पाएगा जितना राजपुरा का हुआ? तो पहली बात तो जब तक राजनीति करने वाले लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे तो तब तक किसी भी क्षेत्र का कल्याण नहीं होता। बाई चांस, मैं वैसे बहुत ज़्यादा निंदा नहीं किसी की करता, जब एक विधायक या राजनीति में रहने वाले लोग 75-25 की पार्टनरशिप करने के और सट्टा भी चलना चाहिए,
फैक्ट्री से चोरी भी होनी चाहिए, उसमें भी भागीदारी होनी चाहिए, मंथली भी लेनी चाहिए, शराब का नजायज कारोबार भी होना चाहिए, और बाकी भी जितने नजायज कारोबार हो रहे हैं तो वो फिर तरक्की की तरफ ध्यान नहीं जाने देते, डेवलपमेंट नहीं होती। नहीं तो बनूड़ तो एक जो चंडीगढ़ महानगर बनना है, अब ट्राई सिटी है, तो इससे भी आगे बढ़ना है इसको, क्योंकि उधर न्यू चंडीगढ़ आ गया, इधर मोहाली आ गया, इधर पंचकूला आ गया, तो मोहाली का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सुंदर नहीं बना है जितना पंचकूला बना है। ठीक है, ये फर्क है सरकार का, ये फर्क है पंजाब के लीडर्स की जो नीति है उसका। तो ये बनूड़ सबसे पहले उसके साथ जुड़ेगा और यहाँ तरक्की होगी। विजन होना चाहिए करने की, जो है विधायक जो है करप्ट नहीं होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा। हमने जितना काम किया है 5 वर्ष से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से किया, जो बेहतरी के लिए कर सकते थे उससे किया, ये वहाँ के लोग जानते हैं। आप उनसे पूछिए, मैं इसके विषय में बताऊं वो अच्छी बात नहीं है। जो इलीगल माइनिंग करते थे उसको रोकने के लिए संघर्ष किया और रुका भी। जो ये गुंडागर्दी करते थे, लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जे करना, उसको रोकने की कोशिश की, रोका। और फिर ये सट्टे का कारोबार था यहाँ राजपुरा में बहुत ज्यादा था, बनूड़ में भी तक भी आ गया था, उसको भी रोकने की कोशिश की। सरकार तो करवाती है मगर अपोजिशन में रह के जितना हम कर सकते हैं हमने किया, उससे बेहतर किया। और भी बहुत सी बातें की गई। और डेवलपमेंट में इनको तो हर चीज में पैसा चाहिए जी, तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। मैं अपनी जुबान से बोलूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अगर पूछेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ एक ईमानदार विधायक आ जाए तो क्या हो सकता है। तो वो ईमानदारी ना तो अकाली दल से मिलने वाली है, ना ही कांग्रेस से मिलने वाली है। तो वो तो अगर मिलेगी तो बीजेपी से मिल जाएगी जी, नहीं तो नहीं होगा। तो गरेवाल साहब, एक पुआध क्षेत्र को आपकी तरफ से एक पहले ही गिफ्ट दे दीजिए, एक वादा दे दीजिए कि जब आप आए सत्ता में तो जो क्षेत्र है, जो बनूड़ क्षेत्र है, पुआध का कोई भी इलाका है, लिटरेसी रेट यहाँ पर ज्यादा है, स्किल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज कम। उनको चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे उनके स्किल डेवलपमेंट का यूटिलाइजेशन की बात हो, ये अभी भी इसकी जो रेट है वो बहुत कम है। क्या आपसे ये सुनिश्चित वादा मिल सकता है, या बनूड़ में इंडस्ट्री है या पुआध इलाके की जो माना जाता है पंजाब का एक स्किल्ड रीजन है, उसकी डेवलपमेंट की आपसे सुनिश्चित वादे की उम्मीद? ऐसा है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट रोड बनी जी, जब अच्छी रोड्स नहीं बनाओगे तो डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, और एयरपोर्ट रोड बनी, 2 बार तोड़ के बनानी पड़ी, ठीक नहीं बनी, मटेरियल ठीक नहीं पड़ा। और जो गडकरी जी रोड बना रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं, उन पे लोग खुद कहते हैं कि बम भी मार दो तो वो रोड नहीं टूटेगी। ये फर्क है। तो ये भाजपा का काम है, ये दूसरे लोगों का काम है। अकाली दल ने किया हो जहाँ कांग्रेस ने किया हो, तो जब उसमें करप्शन रहेगी और 35% कमीशन खाओगे तो वो रोड्स कैसे बनेंगी? तो उन पे फिर अच्छी डेवलपमेंट उनके कैसे हो जाएगी उन इलाकों की। और यहाँ ये बनूड़ का रोड हाईवे बनना चाहिए था, ये जम्मू को जाता है, सीधा जोड़ता है, अगर जाए तो बढ़िया रोड बन जाए। तो वो बनाया ही नहीं किसी ने, 6 लेन बनाया ही नहीं, वो तो 8 लेन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाना है, जम्मू तक जाता है, अमृतसर साहिब भी जाता है, और भी बहुत सी जगह से जोड़ता है, पठानकोट भी जाता है, तो हिमाचल को भी जाता है। ठीक है, धर्मशाला वगैरह इधर इसी रोड पे आते हैं। ये सारी चीजें जो है, अगर ये ठीक बन जाए, और एक आईटी पार्क में आईटी का चेयरमैन था, तब वहां पे हम 1400 एकड़ जगह अक्वायर की थी, आईटी पार्क लेके गए। कुछ लोगों ने ऐसे आंदोलन चलाए वहां, पॉलिटिकल लोगों ने, उस जो जगह 5 लाख रुपए एकड़ की नहीं थी, घग्गर की उसमें मार में आती थी, उसका 50-50 लाख मांगने लगे और उनपे नजायज कब्जे दिखा दिए। वो तो पंचायती सरकारी जमीनें थी, तो पैसे पे किए हुए, और मेरी कारपोरेशन को 30 करोड़ का नुकसान हुआ उसमें। तो उस इलाके की डेवलपमेंट रुक गई। और वहां फिर क्या जाना था, एयर कनेक्टिविटी होनी थी, वो एयरपोर्ट से सीधी मेट्रो जा रही थी वहां, और सीधी जानी और आनी थी, एक रोड भी सीधी बन रही थी। तो राजपुरा जो था, ये तो गेटवे ऑफ पंजाब है, और ये आईटी की हब बन जाना था।
और नॉलेज सिटी बन रही थी वहाँ, यूनिवर्सिटियाँ और आ जानी थी, जो आज आप बात कर रहे हो, और भी आ जानी थी। तो ये इन लोगों, पॉलिटिकल लोगों की वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। ये मैं सीधा कहता हूँ। वो कौन है, क्या है, उसको जनता ने देखना है। और वहाँ तो सीवरेज का ऐसा सिस्टम खराब है कि लोगों को गंदा पानी पी के मौतें हो रही हैं, राजपुरा में भी हो रही हैं। तो उसका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, लोग वहाँ रहेंगे कैसे? तो ये सारा ठीक दुरुस्त करना पड़ेगा। ये ईमानदारी से हो सकता है। 40% 35% कमीशन खा के नहीं हो सकता। अगर पूरा मटेरियल लगेगा और ड्यूरेबिलिटी होगी तो सरकार का भी पैसा बचेगा, लोगों को भी सहूलत होगी और इलाके की डेवलपमेंट भी होगी। उसको एक विजन के साथ करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो अगर हम कमिटमेंट के साथ नहीं करेंगे, अगर उसमें अपना चरित्र नहीं ठीक रखेंगे, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो सर, ये विजन तो एक सुप्रीमेसी, एक लीडरशिप के अंडर होगा। लीडरशिप जो सीएम असिस्ट करेगा, तो क्या हम मान सकते हैं वो सीएम का फेस हमारे सामने बैठे? नहीं, मैं कभी भी ये सोच के राजनीति में नहीं आया। मैं एक विचारधारा से जुड़ के आया। इसलिए नहीं आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है या मुझे कुछ और बनना है। वो मेरे संगठन ने देखना है कि मेरा रोल क्या होना है। जी। मैंने कभी कोई चीज़ संगठन से आज तक तो मांगी नहीं और ना ही आगे मांगनी। उन्होंने मेरा क्या रोल रखना है वो उनको पता है। मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो मेरे को कितना पसंद करते हैं वो उनको पता है। मैं अपने तरीके से ही काम करता हूँ, अपने तरीके से ही बात करता हूँ। वो कुछ लोगों को पसंद आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, मगर मैं युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, जो एकात्म मानव दर्शन है, जो आखिरी शौर पे व्यक्ति बैठा है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं, जिसके सर पे छत नहीं, जिसके पेट को रोटी नहीं, जब तक उसका भला नहीं होगा तब तक इस समाज का, इस देश का भला नहीं हो सकता। तो इसके लिए काम करता हूँ और उसी विचारधारा से जुड़ के हम लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं। तो उसमें पार्टी ने, संगठन ने देखना है कि मेरा समर्पण क्या है, मेरी सेवा क्या है, मेरा कमिटमेंट क्या है। वो सब देख के उनको ठीक लगे, वो जो रोल देंगे उसको मैं करूँगा। वो कहेंगे चुनाव लड़ लो, लड़ूंगा। वो कहेंगे नहीं लड़ो, नहीं लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ेंगे। इस समय सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल? देखो, आम आदमी पार्टी का उस कंस्टिट्यूंसी में तो कोई आधार है नहीं जी। ठीक है, डिवाइडेड हाउस है और उनका वैसे भी कोई कैडर या आधार उस तरह का। लोगों का इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा तीसरे मोर्चे की तरफ। नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। और ये कांग्रेस है। कांग्रेस के विधायक जो हैं उनके एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। लोगों पे नजायज मुकदमे बनाना, जायज नजायज कारोबार करना, करवाना और जायज नजायज गलत लोगों की मदद करना, तो प्रशासनिक इंटरफेरेंस करना, पुलिस में एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से इंटरफेरेंस करना, ये सारा उनके खिलाफ जा रहा है। और अकाली दल है, उनका कैंडिडेट इलाके के लिए वैसे ही नया है। वो पहले वहाँ कभी गए ही नहीं, आए नहीं। जैसे मैं पिछली बार गया था तो मैं 15 दिन पहले आया था, तो मेरे को 20,000 वोट मिले थे। ठीक है, तो अब जो है मैंने 5 वर्ष काम किया, वहाँ रह के किया, एक एक व्यक्ति से जुड़ाव किया। अगर हम 2-4 महीने पहले जाके कहेंगे कि हम जाएंगे, घूमेंगे और चुनाव में वोट लेके चले जाएंगे, अब लोग इस तरह से नहीं देते। और ये जो राजपुरा असेंबली है, ये मल्टी कल्चर्ड है जी, और किसी एक जाति का वहाँ रोल नहीं है जी। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लोग हैं। लोनगीर बरादरी भी है, राजपूत बरादरी भी है, कंबोज बरादरी भी है, कुमार बरादरी भी है, बाजीगर बरादरी भी है, और भी बहुत सी बरादरी हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग हैं। और मुस्लिम भी है, और मैं क्या क्या नाम लूँ, मैं कभी बरादरी से बांट के लोगों को नहीं देखता, पर फिर भी इस तरह का नहीं किसी एक का ऐसा प्रभाव बन जाए, किसी एक राजनीतिक दल का प्रभाव बन जाए। वहाँ तो सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ाव हो सकता है, वो हम जितनी कोशिश कर सकते थे, इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति एक कमिटमेंट के साथ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी 28-30 के करीब हैं, और कई तो पूरा उन्होंने भी अपने 5 वर्ष का पूरा ही समय लगा दिया। अगर मैंने लगाया तो मेरे से ज़्यादा उन्होंने लगाया, उनका त्याग तपस्या ज़्यादा है। तो लोगों से मिले जुले सब किया। तो मैं समझता हूँ कि इन सब की जो त्याग तपस्या है उसका अगर जुड़ाव देखेंगे तो निश्चित ही हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी पड़ेंगे, और लोग जो हैं हम लोगों को जरूर साथ देंगे और विश्वास करेंगे।
तो उस विश्वास के साथ जो है हम लोग भी उनका आने वाले समय में भी सेवा करेंगे। तो ये थे पार्षद श्री हरजीत ग्रेवाल जी, बेबाकी से अपना पक्ष रखा, भाजपा की जो नीति है, जो विजन है, उसको आपके सामने रखा। बेशक भाजपा को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नीति और अपनी तपश्चर्या के कारण हरजीत ग्रेवाल जैसे नेता अभी भी भाजपा में बने हुए हैं। अगर उनकी बात की जाए, वैचारिक जो अपनी संपत्ति है, एक इंसान की अपनी वैचारिक संपत्ति होती है, वो ही उसको आगे लेके जाती है। हम आगे आने वाले समय में चुनाव का जो रिजल्ट है वो ही बताएगा कि ये जितनी इन्होंने इस इलाके में सेवा की है उसका लोगों के द्वारा इनको कितना योगदान या कितना समर्थन मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए वार्तालाप, और अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।